थे, इस संदर्भ में आपसे दो बातें करेगा। अब मैं चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय आयोजित होने वाली परीक्षाओं के एक एक बिंदु पर प्रकाश डालने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अंसारी जी। तो आप क्या क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कि हम लोग पहले ब्रीफ कर दें? चलो ठीक है। देखिए 15 मार्च को जो एग्ज़ाम हुई थी TRA 3 की, उसी की री एग्ज़ाम हम लोग 19 से 22 के बीच में ले रहे हैं। तो उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, बाकी डिटेल आपको जो एक प्रिंट आउट दिया है उसमें हम लोगों ने दे दी है। बट 15 मार्च से लेके अभी के दिन में 3-4 महीने में परीक्षा कंडक्ट करने का राष्ट्र स्तर का और राज्य स्तर का माहौल में आप सब देखेंगे काफ़ी बदलाव आया है। एक ऐसी धारणा बन गई है कि किसी भी एग्ज़ाम को कदाचार मुक्त कराना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा है, और एक ऐसा नैरेटिव प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से बन रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसको कदाचार मुक्त रूप से एग्ज़ाम लेना परीक्षा एजेंसियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज की घड़ी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के छात्रों के हित में, युवा के हित में आयोग ने कोशिश की है कि TRA 3 की री एग्ज़ाम और आगे होने वाली परीक्षाएं स्वच्छ और कदाचार मुक्त हो। स्वाभाविक रूप से पहले वाली जो परीक्षाएं थी, जिस तरह से वो कंडक्ट की गई थी, उसमें आयोग ने काफ़ी सुधार किए हैं। काफ़ी सारे सुधार को हम लोगों ने जून महीने में जो 28 और 29 तारीख को हेड टीचर और हेड मास्टर की जो एग्ज़ाम ली थी उसमें लागू किया था। जिनको मौका मिला होगा आप लोगों में से, उन्होंने ज़रूर देखा होगा या ज़रूर सुना होगा उसके बारे में हमने क्या क्या चेंजेस किए। बड़े सारे चेंजेस को आगे आने वाले एग्ज़ाम में, मतलब 18 से जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें भी करेंगे, और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हम लोग हमेशा आगे वाली हर एग्ज़ाम में बनाए रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली हर एग्ज़ाम में कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आपने पिछले वाली एग्ज़ाम में नहीं देखा होगा। चाहे उसके पैकेज की डिज़ाइनिंग हो, पैकेजिंग का कलर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट्स हो, एग्ज़ाम लेने की पैटर्न हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आयोग लगातार ये कोशिश करेगा कि इसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके। जो 18 से 22 के बीच में, मतलब 19 से 22, सॉरी 18 को तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अगर मिला लीजिए तो 18 से 22 के बीच में जो एग्ज़ाम हो रही है और आगे जो भी एग्ज़ाम होगी, ये सब एग्ज़ाम आप जानते हैं मल्टी सेट होगी। पहले क्वेश्चन पेपर का एक ही सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जोड़ने के लिए सभी एग्ज़ाम हम लोग मल्टी सेट करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक से अधिक सेट रहेंगे। कितने रहेंगे ये सरप्राइज रहेगा। ये एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं। तो हमने इसको सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा है। अलग अलग एग्ज़ाम में
हम अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग प्रिंटर से छपाएंगे और अलग अलग वाहन से कैरी करके अलग अलग जिलों में उसको पहुंचाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए की गई है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये सभी कलर, ये सेट है कलर कोडेड रहेंगे। इस सेट को कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसका कोडिंग कलर से किया है। और किस कलर सेट का किस एग्जाम में कि किस जिले में उपयोग किया जाएगा उसकी सूचना आयोग के सिक्योर्ड नंबर से सभी जिला पदाधिकारियों को एग्जाम के दिन 2.5 से 3 घंटा पहले दी जाएगी। तो 18 तारीख से जो एग्जाम है, 19 तारीख से जो एग्जाम है, उसमें सुबह 9 बजे इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन वाला सेट यूज किया जाएगा। और 9:30 बजे से बच्चों की एंट्री एग्जाम सेंटर में शुरू हो जाएगी। ये एंट्री 11 बजे तक ही हो पाएगी। और अगर 9 बजे तक हम लोग कलर कोड जो यूज करना है वो डिसाइड करते हैं, तो उस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को सेंटर पर पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के पास 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम रहेगा, जो कि पर्याप्त है एक जिला में ही। आपने देखा होगा पहले 2 पाली में एग्जाम होती थी, हम लोगों ने इस बार एक ही पाली में किया है। 19, 20, 21 की एग्जाम एक पाली में है, 22 और तारीख को जो एग्जाम है वो 2 पाली में हम लोग कर रहे हैं। सेट के साथ साथ जैसे मैंने बताया, हर जिला में पहले 2 जिले पर एक ट्रक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते थे, मतलब 2 जिले के मिला के भेजे जाते थे। इस बार उसमें चेंज किया गया है, इस बार एक जिले में एक ट्रक होगी। इसका मतलब है ताला कहीं खुलेगा नहीं, जो भी प्रिंटर से चला वो सीधे एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, वही ताला खुलेगा। और सभी जो व्हीकल होंगे ऑब्वियसली वो जीपीएस ट्रैकर से लैस होंगे। साथ में उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबल ऑफिसरों को, एम्प्लॉय को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो प्रिंटर के वहां से अलग अलग राज्य में, देश में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जहां भी है, वहां से प्रिंटर से अगर आता है क्वेश्चन पेपर, तो वो किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी परमानेंट एम्प्लॉय की निगरानी में ही जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का जो पैकिंग है उसमें सुधार किए गए हैं। उसका पूरा पैकेजिंग हीट सील के माध्यम से किया गया है, जिसको कि ओपन करना संभव नहीं है, उसको फाड़ना ही पड़ता है कवर को। सिमिलरली जिन स्टील ट्रंक में बक्सों में क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, उसका भी यूनिक पैकेजिंग, स्ट्रैपिंग और रैपिंग किया गया है। तो नॉर्मल स्ट्रैपिंग रैपिंग होता है उस तरह से नहीं करके इसको स्पेशल मटेरियल से, जिसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स लगे होंगे, उसके साथ डिजाइन लगी होगी, उसके साथ किया गया है। इसके अलावा सेंटर पर जो इम्पर्सोनेशन के लिए, रोकने के लिए जो प्रक्रिया पहले थी वो चालू है। और 400 सेंटर पर करीब 10,000 से अधिक कैमरे लगे रहेंगे, जिसका सीधा फीड हमारे कमांड सेंटर में आता है। और यहाँ जिलावार पदाधिकारियों की टीम बनी है, जो प्रत्येक जिला के प्रत्येक सेंटर को वीडियो फीड के माध्यम से मॉनिटर करेंगे। कहीं कोई भी अवांछनीय प्रवृत्ति प्रतीत होती है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट को और उसके नोडल पदाधिकारी को यहाँ से तुरंत
अलर्ट किया जाएगा। पहले भी बायोमेट्रिक की व्यवस्था थी, आपको पता है, वो व्यवस्था कंटिन्यू है और विगरसली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उनका मैच नहीं करता है तो वैसे स्टूडेंट को अलग से बिठा के पहले उसकी जांच की जाएगी। अगर उनका जांच के दौरान भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं पाया जाएगा तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ इम्पर्सोनेशन के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी सेंटर पर जैसे पहले ही बताया था जामर लगे रहेंगे, तो परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले भी जामर के माध्यम से उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी। क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी से निकल के सीधे सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में हम नहीं भेज रहे हैं। क्वेश्चन पेपर सीधे जाएगा जिस कक्ष में बच्चे बैठे हैं उसी एक कक्ष में जाएगा और बच्चों के सामने ही स्टील टंक को खोला जाएगा, उनके सामने ही जो एनवेलप है उसको खोला जाएगा और बाद में बाकी कक्षों में उसको विस्तृत किया जाएगा। तो आयोग ने क्वेश्चन सेटिंग से लेके, क्वेश्चन प्रिंटिंग से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टोरेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टोरेज के बाद सेंटर पर ले जाने के लिए और सेंटर पर जाने के बाद इंडिपेंडेंट बच्चों की निगरानी में खोलने तक की पूरी व्यवस्था ऐसे की है कि कोई कदाचार पेपर लीक की संभावना 0.001% से भी कम रहेगी, नहीं के बराबर है। ये पूरी व्यवस्था आप जानते हैं राज्य के बच्चों के हित के लिए। कोई भी एग्जाम का कोई पेपर लीक होने के चलते कैंसिल होती है एग्जाम, तो उससे उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उनके भविष्य पर पड़ता है, उन पर मेंटल प्रेशर बनता है। जब तक दूसरी एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक उनका डिले होता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। जब बच्चे को ये करना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसके परिजनों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आयोग अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह अवगत है और इसीलिए कोशिश की है कि हम लोग एक स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा, ये जो चेंजेस बताया है उसके माध्यम से करें। जैसे मैंने बताया कि इसकी संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए मैं आप लोग का भी सहयोग चाहूंगा। बहुत बार क्या होता है, रूमर फैलाई जाती है जानबूझ के कि साहब हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, सो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको समय पर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा देंगे। उसके बजाय ग्रुप बनाए जाते हैं व्हाट्सएप पर, जी राशि की वसूली की जाती है इसके लिए। तो आपके माध्यम से मैं बिहार के युवाओं को भी अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसे किसी जालसाजी में, किसी झांसे में ना आए, इसकी संभावना शून्य है। इसलिए मन लगा के अपनी तैयारी करें और एग्जाम दें। अगर कोई ये कहता है कि मैं आपको समय पर पेपर उपलब्ध करा दूंगा और हूबहू वही पेपर आएगा एग्जामिनेशन में, तो मान के चलिए कि वो बरगला रहा है, झूठ बोल रहा है, झांसा दे रहा है, पैसे हटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई भी आदमी, किसी को भी पता चलता है, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक को, प्रिंट मीडिया को या सोशल मीडिया को, वो तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, जिला पदाधिकारी को या साइबर सेल में, या नहीं तो आयोग को सूचित कर सकता है। तुरंत करिए, उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। और ऐसे झांसे में आने वाले बच्चे अगर पाए जाते हैं कि वो ऐसे कदाचार में
या ऐसे षड्यंत्र में लिप्त है तो आयोग उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा, उनको आगे वाली सभी एग्जाम में डिबार करेगा। और साथ में जो परीक्षा के अधिनियम को कड़ा बनाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत, उसकी सुसंगत धाराओं के तहत जो कार्रवाई होगी वो तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन बच्चे के लिए भी, अभ्यर्थी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, उनको आगे वाली एग्जाम से डिबार किया जाएगा, उनके परिवारजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पूरे देश में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए आप जानते हैं कड़े कानून बन रहे हैं, और एक ऐसा दूषण है जिसको हम लोग सब साथ मिलकर ही रोक सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से बिहार के युवाओं से भी अनुरोध है कि वो ऐसे झांसे में ना आए। अगर कोई बरगलाने की, उनको दिग्भ्रमित करने की, उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करता है तो वो निश्चित रूप से स्थानीय थाना को या साइबर क्राइम सेल को या हमको सूचित करें, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो इतने ब्रीफ बैकग्राउंड के बाद अगर कोई चीज़ आपको और सूचना या कोई जानकारी चाहिए तो आवर क्वेश्चंस आर वेलकम। सर एक आपका सजेशन भी होगा तो चलिए। सर एक जानकारी ये चाहिए कि क्या ऐसा कोई आंकड़ा है जिससे ये पता चले कि जो 6 लाख अभ्यर्थी हैं उसमें से बिहार के कितने हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब या दूसरे राज्यों के कितने हैं? कोई कैटेगराइज आप बता पाए तो एक अंदाजा मिल जाए कि बिहार से बाहर में कितने लोगों ने फॉर्म भरे हैं। देखिए, आयोग बिहार के बाहर के बच्चों को और बिहार के बच्चों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। सरकार ने बिहार के बाहर के बच्चों को भी जो अर्हता पूरी करते हैं उनको रखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया है। वैसी स्थिति में आयोग इस तरह के आंकड़े नहीं इकट्ठे करता है, लेकिन अगर कोई और चीज़ है तो हमारे सेक्रेटरी साहब कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इसके ऊपर। एक सर और की जो आरक्षण के मामले में जो पटना हाईकोर्ट का निर्णय आया है, तो आप जो रिजल्ट जारी करेंगे तो वो रिजल्ट किस तरीके से जारी करेंगे? क्या एक बार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तब रिजल्ट जारी करेंगे या फिर आप उसके आगे का इंतजार करेंगे? देखिए, हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, एग्ज़ाम लेने के बाद आप जानते हैं रिजल्ट बनाने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का टाइम लगता है। राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो आगे कार्रवाई करनी है उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग से जब आयोग को प्राप्त होगी तभी आयोग इसका रिजल्ट बना पाएगा। वैसी एडवर्टाइजमेंट जो पुरानी आरक्षण नीति के आधार पर इश्यू की गई थी उसका रिजल्ट करने में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन नई पॉलिसी के आधार पर जो की है उस वाले में हम अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि राज्य सरकार का आदेश प्राप्त नहीं होगा। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है कि ये जो विज्ञापन आया है जिसकी परीक्षा मार्च में हुई थी, तो ये आरक्षण में वाली पुरानी प्रणाली में परीक्षा हो रही है फिर नए प्रोसेस की परीक्षा हो रही है? यानी 65% आरक्षण पे ले रहे हैं या 75% आरक्षण पे आप ये परीक्षा ले रहे हैं? ये वाला तो ये परीक्षा 65% और पुराने रिजर्वेशन पे नहीं, ये परीक्षा हो रही है क्योंकि एडवर्टीजमेंट इसका 2024 में हुआ था, तो परीक्षा हो रही है। जब रिजल्ट की बारी आएगी तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी होगा, और रिजर्वेशन पॉलिसी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जो निर्देश आएंगे तदनुसार रिजल्ट का प्रकाशन होगा। ठीक है, ये एचएम और हेड टीचर वाला एग्जाम लिया गया, उसका क्या होगा? उसका भी आप पीआरसी बोर्ड में रिजल्ट तैयार करके आप वेट करेंगे या फिर उसका रिजल्ट कब दे देंगे? 65% होगा रिजल्ट, वो भी इसी कैटेगरी में है। एचएम और हेड टीचर के जो एग्जाम हुए हैं वो नए रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत अधियाचना था। माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी पर आदेश आए न्यायाधीश है उस पर ही सरकार के, उसके बाद सरकार के जो भी निर्णय आएंगे तदनुसार आयोग रिजल्ट प्रकाशित करेगा। तब तक हम अपनी तैयारी हम पूरी करके रखते हैं और इंतजार करते हैं। DRE-4 को लेकर ये कैलेंडर है आपका अगस्त का, DRE-4 हम अगस्त में जारी करेंगे। क्या आप ये 65% का अपडेट करेंगे DRE-4 के विज्ञापन जारी करने में? इसका असर आपको 70वीं BPSC पर भी पड़ रहा है। DRE-4 में क्या 2 सवाल है। एक तो आप
कब उसका विज्ञापन जारी करेंगे, पहला कैलेंडर अब तक फेल होगा। दूसरा ये है कि जो डोमिसाइल लागू है, ये क्या DRE-4 में आप उसको आप फ्री करेंगे या बिहार के लिए एक तरह से रहेगा कि वहाँ की अभ्यर्थियों की एंट्री नहीं है, इस तरह कुछ आया है डोमिसाइल? तो देखिए TRE-4 की जो आप बात कर रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि TRE-3 के का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो और अकॉर्डिंगली कितने लोग ज्वाइन करेंगे, उसके आधार पर वो वैकेंसी का विभाग कैलकुलेट करेगा। स्वाभाविक रूप से जब तक हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे तब तक चयनित अभ्यर्थी की सूची विभाग को नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंगली अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली TRE-4 की वैकेंसी भी क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये सभी बातें इस पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में आयोग कब तक रिजल्ट डिक्लेयर करता है, उसके आधार पर कितने लोग ज्वाइन करते हैं और उसके आधार पर आयोग विभाग TRE-4 के लिए वैकेंसी आयोग को कम्युनिकेट कर पाएगा। ये हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक चीज क्लियर होगी तो बाद में धीरे धीरे हर चीजें क्लियर होगी। बट ये निश्चित है कि TRE-4 की जो प्रस्तावित तिथि थी उससे शायद उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। बिहार की जो हेडमास्टर और हेड टीचर अभ्यर्थी हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। EWS का सर्टिफिकेट जो है क्या आप अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई डेट वगैरह आप लोग देंगे?